जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में एक लिस्ट दी हुई है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें है चोरी के विषय में, ऑफ थेफ्ट उद्यापन के विषय में, ऑफ एक्सटॉर्शन और लूट के विषय में यानी ऑफ रॉबर्टी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास में हम इस 3 टॉपिक को एक साथ कवर करने वाले हैं। हम इसमें केस लॉ भी पढ़ेंगे, फैक्ट्स भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रॉपर आंसर राइटिंग करना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ इस पूरे क्लास को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद इसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप बुक रीडिंग करिएगा तो आपका सारा कंसेप्ट विथ फैक्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे चोरी से, डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट से। जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना होता है। जैसे कि अगर चोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि चोरी को परिभाषित करें और चोरी के आवश्यक तत्वों की विवेचना करें, डिफाइन थेफ्ट एंड डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट लिखिएगा और इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, धारा की, यानी कि आईपीसी के किस धारा में इसको बताया गया है। तो ये है धारा 378 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य के कब्जे से कोई चल संपत्ति मतलब ऐसी संपत्ति जो चल सकती, जैसे कि घड़ी, सोना चांदी, ऐसी कोई भी संपत्ति। अचल संपत्ति वो होती जो एक जगह फिक्स है, जैसे कि आपका मकान, आपकी ज़मीन। तो कोई चल संपत्ति बिना उस व्यक्ति के सहमति के या बेईमानी के आशय से हटा देता है तो ऐसा हटाया जाना क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। अब लेकिन ऐसे तो आए दिन हम लोग घर में भी कई सामान इधर उधर हटा देते हैं, तो क्या हम चोरी कर लेते हैं घर का सामान? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए और भी डीपली हमें इसे जानना ज़रूरी है। तो चोरी के एलिमेंट्स क्या है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट क्या है, वो जानेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से चोरी के को समझ पाएंगे। तो धारा 378 में चोरी की परिभाषा का विश्लेषण किया गया है। एक तो संपत्ति चल होनी चाहिए, दूसरा ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा अवश्य ही हटाया गया हो, अपने आप नहीं हटा हो, किसी ने उसको हटाया हो। ऐसा हटाया जाना किसी व्यक्ति के कब्जे से होना चाहिए। ऐसा हटाया जाना कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना होना चाहिए। मतलब जो संपत्ति हटाई गई, जैसे किसी की घड़ी हटाई गई तो किसी की ऑलरेडी वो घड़ी होनी चाहिए, मतलब किसी के कोई उसका मालिक होना चाहिए और उसकी सहमति के बिना हटाया जाना चाहिए। और ऐसा हटाया जाना बेईमानी पूर्वक इंटेंशन से किया गया हो तो ही वो क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा। तो सबसे पहले चल संपत्ति क्या होती है, जो कि चलती फिरती संपत्ति होती है। इसमें आपका मकान इसमें काउंटेबल नहीं है। तो फिर संपत्ति का हटाया जाना का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है उसी क्षण, मतलब उसको बोलते हैं हटाया जाना। कब्जे से बाहर हटाया जाना मतलब अब घड़ी आपकी है लेकिन उठा करके कोई और ले गया, खो गया, जो उसका मालिक है उसके पास नहीं है, तो क्या हो गया, वो चोरी हो गई। सहमति के बिना मतलब संपत्ति को हटाना मतलब आपने उससे बिना पूछे उठा लिया, लेकर के चले गए, तो क्या हुआ, आपने उसकी सहमति नहीं ली। जैसे और चोरी करने के इंटेंशन से रात के समय बौ के मकान में गया और बौ के कमरे में एक भरा हुआ बक्सा रखा हुआ था और घर के आंगन में ले आता है। फिर बक्सा खोलने पर उसमें ले जाने लायक कोई भी सामान उसको दिखाई नहीं देता। अब वो बक्से को वहीं खुला छोड़ के चल देता है। तो इस मामले में क्या है, और चोरी का दोषी होगा, क्योंकि उसने क्या किया, बॉस से पूछा नहीं, चुपके से ले गया। उसका इंटेंशन चोरी का था, भले उसको बक्से में कोई सामान चोरी लायक मिला नहीं। पांचवा टर्म क्या है, बेईमानी से, इंटेंशन जो बेईमानी का हो, संपत्ति ऐसा कुछ हटाना जिससे बेईमानी का इंटेंशन हो। तो बेईमानी को परिभाषित किया गया आईपीसी की धारा 24 में कि इंटेंशन में बेईमानी का इंटेंशन दिखना चाहिए। इसमें केवल वस्तु ले जाने मात्र से चोरी का अपराध नहीं होता, अगर उसका इंटेंशन बेईमानी पूर्वक था तो ही वो चोरी होगा। अब चोरी तो हो गई, लेकिन चोरी का एक स्टेप अलग, ये हम आगे करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है क्या। अब अपनी संपत्ति चुराने का अपराधी ऐसा करेगा, ऐसा तब होगा जबकि वो अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण से उसके बिना ज्ञान के या अनुमति से उठा लाए। सपोज करिए आपने एक घड़ी खरीदी और आप किसी दोस्त को दे आए अपनी घड़ी कि भाई मैं घूमने जा रहा हूँ, तब तक तुम इस घड़ी को रखो, फिर मैं आऊँगा तो ले लूँगा। अब आप क्या किए, घूमने नहीं गए और रात में चुपके से आके वो घड़ी ले ली। आपने क्या किया, अपनी ही संपत्ति को आपने जिसको संरक्षण के दिया था उसके लिए चुरा लिया, उससे चुरा लिया। तो ये हुआ अपनी संपत्ति की चोरी करना, मतलब आपने जिस व्यक्ति के संरक्षण में दिया था उसके संरक्षण से हटा लिया। और ये ज़्यादातर क्या होता है, ये चल संपत्ति ही हो सकती है, आपका इंटेंशन भी चोरी करने का था। अब हम सेकंड टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, उद्यापन। उद्यापन मीन्स एक्सटॉर्शन। ये क्या होता है, ये है धारा 383 में, इसकी परिभाषा दी गई 383 में। अब इसके अनुसार कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को किसी क्षति पहुंचाने के भय से और उसके द्वारा इस प्रकार भय से डाला जाता है कि व्यक्ति की कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु आदि कोई भी वस्तु
प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता हो, तो किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो ये उद्यापन कहलाता है। अब क्या हुआ, उद्यापन यहाँ पर बहुत टफ हो गया आपके लिए समझना, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत टफ है। तो एक दृश्य के थ्रू समझिए। यहाँ क जो है ये धमकी देता है कि यदि य ने उसको धन नहीं दिया तो वो य के बारे में कुछ ऐसी बातें लेख प्रकाशित कर देगा जिससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी। अब अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार य को क्या करता है, धमकी देता है, डराता है। तो ये क्या है, क ने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया, धमकी देकर के कोई काम ऐसा करवाना। और जैसे कि क यह धमकी देता है कि यदि ख को कुछ उपज जो हुआ अनाज वो हस्ताक्षर नहीं करेगा उपज के उस पर, तो ख को वो क्या नहीं देगा, खेत जोतने ही नहीं देगा, लठैत भेज देगा। अब इस डर से क्या है, उसको वो देता है उपज। तो यहाँ पे क्या हुआ, धमकी दे के कोई भी काम कराना, या चोट की धमकी दे, या मारने की धमकी दे, या ख्याति को क्षति करने की धमकी दे, या संपत्ति छीनने की धमकी दे, बस धमकी होनी चाहिए। तो वो क्या हुआ, एक्सटॉर्शन हो गया। अब इसमें हम आगे जानेंगे, किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालना, मतलब उससे को शारीरिक चोट पहुंचाने का डर दिखा करके उससे कोई काम कराना, ये क्या है, अवैध होता है। भय स्वयं उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का, ज़रूरी नहीं है कि आपको ही भय दिया जाए। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि फादर से कोई काम कराना हो तो बेटी को मार दूंगा ऐसा कोई धमकी दे करके उससे काम कराया जाए कि तुम केस में गवाही नहीं दोगे वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, ठीक है, या फिर तुम इसके बदले में ये पैसा दे दो, तो बेटी के बदले में। इस तरह से क्या होता है, किसी और के बदले भय, किसी और का भय दिखाना। भय जानबूझ कर या बेईमानी पूर्वक दिया जाना। बेईमानी पूर्वक दिए जाने से क्या होता है कि सोच समझ कर नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसा किया जाना कि उसको भय दिखा करके उससे ये काम करवा लिया जाए। उस व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान की प्रतिभूति किसी व्यक्ति को परिदत्त करना। जब तक संपत्ति के आधिपत्य का वास्तविक परिधान नहीं किया जाएगा तब तक भय उसको देते रहना। अब चौथा क्या है, तीसरा क्या है, लूट यानी रॉबरी क्या है, ये है धारा 399 में। इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, सिर्फ इसका वर्णन किया गया है कि सब प्रकार की लूट में चोरी और उद्यापन होता ही है। मतलब लूट क्या है, चोरी का एक बड़ा रूप है, एक्सटॉर्शन का एक बड़ा रूप है, वो क्या है, रॉबरी। अब धारा 390 में लूट के बारे में, धारा लूट को परिभाषित करने के बजाय परिस्थिति बताती है कि कैसे माना जाएगा कि ये चोरी थी, एक्सटॉर्शन था, थ्रेफ्ट था या एक्सटॉर्शन था या लूट थी। तो इसमें क्या है, वर्णन किया गया है कि लूट के अपराध का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि हिंसा का भय की मौजूदगी है। कैसे, जब 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होकर के कोई चीज़ चोरी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो लूट हो जाता है, डकैती हो जाता है। नहीं तो लूट और डकैती में कोई अंतर नहीं, डकैती का अपराध लूट का ही उत्तेजक रूप है। जब पहले 5 लोग गए लूटने के लिए और वहाँ क्या किया, हिंसा भी किया, हत्या भी कर दी, किसी को चोट भी पहुँचा दिया, तो वो डकैती हो गया। और अब आईपीसी की धारा 391 में डकैती को परिभाषित किया गया कि जब 5 या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं या लूटने का प्रयत्न करते हैं, जहाँ की वे व्यक्ति जो मिलकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं वो उपस्थित हैं और कुल मिला के 5 से अधिक हैं, तो वो सब क्या हैं, डकैत हैं और डकैती कर रहे हैं। यानी कि लूट का ही एक भव्य रूप क्या हो गया, डकैती हो गई। तो थेफ्ट का भी भव्य रूप क्या है, डकैती है। तो लूट या डकैती में क्या है, एक्सटॉर्शन भी होगा, धमकी भी हो सकती है, छोटा मोटा चोरी भी हो सकता है। इसमें एक केस है क्वीन इम्प्रेस बनाम रामबरन केस, जिसमें बहुत से हिंदुओं ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर सार्वजनिक मार्ग से पशुओं को काटने के लिए ले जा रहे कुछ कसाईयों पर आक्रमण करके उन पशुओं को उनसे छीन लिया था। उनका आशय था कि उन पशुओं को उन्हें पुनः लौटा देना नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उन लोगों ने डकैती का अपराध किया है, क्योंकि डकैती के आवश्यक तथ्य 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हों, 5 व्यक्ति लूट करने या लूट करने की कोशिश करने में एकत्रित हुए हों, और 5 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी उपस्थिति में या उसकी इच्छा के विरुद्ध हिंसा कर रहे हों, उसको भय दिखा रहे हों, उसकी संपत्ति पे कब्जा कर रहे हों। तो ये क्या हो गया, डकैती हो गया। अब लूट और डकैती में अंतर क्या है, तो लूट चोरी या उद्यापन का गंभीर रूप है, जबकि डकैती क्या है, वो लूट का एक रूप है। लूट के अपराध में किसी व्यक्ति की संपत्ति उसकी सहमति के बिना ली जाती, जबकि डकैती के अपराध में सहमति दोषपूर्ण ढंग से डरा धमका के प्राप्त कर ली जाती है। लूट के लिए चोरी या उद्यापन पहले होता ही होता है, जबकि डकैती के लिए प्रमुख। चोरी और उद्यापन में क्या अंतर है, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में। चोरी क्या होता है, इसमें बल के प्रयोग की, ताकत के प्रयोग की ज़रूरत नहीं होती है, चुपचाप घुसे और चोरी कर लिए। जबकि एक्सटॉर्शन में क्या होता है, धमकी दी जाती है कि मैं आपके ऊपर बल का प्रयोग करूंगा वरना ये कर दूंगा। चोरी में केवल चल संपत्ति की हो सकती है, जो संपत्ति जो वो चलती फिरती हो, जबकि एक्सटॉर्शन में क्या होता है, धमकी में चल या अचल किसी भी संपत्ति की धमकी दी जा सकती है।
चोरी में अपराधी का आशय संपत्ति के स्वामी से बिना सहमति के संपत्ति ले लेना होता है, जबकि एक्सटॉर्शन में दोषपूर्ण संपत्ति किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के भय में डालकर प्राप्त की जाती है। चोरी के अपराध में संपत्ति कब्जाधारी की अनुपस्थिति में हटाई जाती है, जबकि एक्सटॉर्शन में संपत्ति स्वामी की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में हटाई जा सकती है। चोरी के अपराध में संपत्ति चल होनी चाहिए, उद्यापन में चल और चल दोनों होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि व्हेन थ्रेफ्ट इज रॉबरी, चोरी कब लूट हो जाती है। तो इसके लिए कुछ दशाएं दी गई हैं, जैसे कि चोरी करने के लिए गए हों, चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने के लिए, या ये ले जाने का प्रयत्न करने में स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी को चोट पहुंच जाती है तो तत्काल मृत्यु हो जाती है, उसके अंदर ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है। और चोरी लूट में, इससे क्या होता है, चोरी लूट में परिवर्तित हो जाती है। जैसे केरल राज्य बनाम एन विश्वनाथन का केस था, जिसमें न्यायालय ने कहा कि चोरी के अपराध को लूट के अपराध होने के लिए चोरी करते समय क्षति या क्षति की धमकी ही होना चाहिए। अब चोरी के लिए दंड क्या है, ये 379 में दिया गया है दंड। जो कोई चोरी करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष की होगी और जुर्माना, दोनों ही दंड दिया जाएगा। तो धारा 379 में चोरी के लिए दंड दिया गया है। धारा 384 में एक्सटॉर्शन यानी उद्यापन के लिए दंड दिया गया कि जो कोई उद्यापन करेगा वो उसको क्या होगा, कारावास होगी जिसकी अवधि होगी 3 साल के लिए और जुर्माना होगा। और धारा 395 में डकैती के लिए दंड दिया गया कि जो कोई भी डकैती करेगा वो आजीवन कारावास से, कठिन कारावास से जो 10 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर ये कहता है कि उसको ज़रूरत थी इसलिए उसने चोरी की, तो ये न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि आवश्यकतावश चोरी, किसी प्रकार की आवश्यकता चोरी के कृत्य को न्याय संगत नहीं ठहरा सकती है, ये स्पष्ट कहा गया है। तो अब आपने देख लिया कि किस धारा में थेफ्ट या चोरी, किस धारा में एक्सटॉर्शन या उद्यापन, और किस धारा में रॉबरी, लूट और डकैती के बारे में दिया गया है प्रावधान, और क्या क्या प्रावधान किए गए, कैसे चोरी को डिफ़ाइन किया गया, कैसे एक्सटॉर्शन को, और कैसे डकैती या लूट को डिफ़ाइन किया गया, तीनों के लिए पनिशमेंट क्या दी गई, तीनों से रिलेटेड केस लॉ क्या क्या है। और अगर आपको केस याद नहीं आता है ना एग्ज़ाम के टाइम में, तो आपको क्या करना है, ए और बी करके आप लिख सकते हैं, या फिर दृष्टांत, दृश्य करके भी आप एक दृश्य, आपको अगर केस की स्टोरी पता है तो दृश्य ए और बी करके लिख सकते हैं आप, उससे भी आपको नंबर मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप केस को एकदम रट्टाफिकेशन कर लीजिए। हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट केसेस आपको याद रखना हर टॉपिक का बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट एक केस, जैसे चोरी से रिलेटेड एक केस, डकैती से रिलेटेड एक केस, लूट से रिलेटेड एक केस, और उद्यापन से रिलेटेड एक केस। अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे चारों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और फिर मैं आपको उससे रिलेटेड मार्क्स दूंगी कि आपने कितने सही केसेस बताए हैं। और इससे मुझे भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि केस की लिस्ट इतनी लंबी है ना कि कई बार मुश्किल हो जाता है छांटना कि कौन सा केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें सब्जेक्टिव, जब हम सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं, जब आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं तो वो लिखना बहुत ज़रूरी होता है, एक मेन इंपॉर्टेंट केस। इसलिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को एक बार बुक से बहुत ही अच्छे से डीपली रीड कर लीजिएगा, सारी धाराओं को, और एक एक वर्ड को रीड करिएगा। मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया, आप इस कंसेप्ट के आधार पर एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फैक्ट क्लियर कर दिया, लेकिन अब उसको लाइन बाय लाइन समझने के लिए एक बार आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। और ये या तो ये कर सकते हैं कि आप इस क्लास का एक फ्री स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए पूरा कीवर्ड्स के साथ, और उसके बाद फिर बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से